Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 1 to 2 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. Today's topic is Rousseau. This is unit number 2, political thought, and within this unit number 2, this is chapter number 7, that is Rousseau. इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी लेक्चर 1 जो है इसका वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. पार्ट 1 जो था इसमें हम लोगों ने रूसो के इंट्रोडक्शन देखा, फिर रूसो ने इनलाइटमेंट का पे उनका क्या व्यूज़ था ये चेक किया, फिर उन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए स्टेट ऑफ नेचर कैसे डिफाइन किया वो हमने देखा. एमोर डी सेवॉय और एमोर प्रॉपरी में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू रूसो वो हम लोगों ने देखा. एंड फिर हम लोगों ने ये देखा कि रूसो ने इनइक्वालिटी को लेके, क्योंकि रूसो ने इनइक्वालिटी पे बात किया था और उन्होंने इनइक्वालिटी को 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ भी कैटेगराइज किया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि नेचुरल इनइक्वालिटीज़ होती हैं एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़ होती हैं. और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उनका क्या व्यूज़ थे हमने ये देखा, और हम लोगों ने ये सारा डिस्टिंक्शन और इनइक्वालिटी और ये सारी चीज़ें देखी. सो इससे पहले वाला लेक्चर जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है प्लीज़ पहले लेक्चर इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिए ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आए. पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी वो लेक्चर अपलोड कर रखा है. सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैसे दी, वो क्या दिया. ठीक है, हमने देखा हॉब्स को पढ़ा, हमने उसके बाद जॉन लॉक को पढ़ा, तो दोनों में डिफरेंसेस हमने देखे. देखो हॉब्स ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था और जॉन लॉक ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था एंड रूसो ने भी अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था, बट तीनों की थ्योरीज में डिफरेंस है. हमने हॉब्स और जॉन लॉक की स्टडी कर लिया है, अब हमें रूसो की पढ़ने की नीड है. ओके, सो सबसे पहले इनकी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या था, इन्होंने बोला मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज. तो उन्होंने अपनी थ्योरी को स्टार्ट ही ऐसे किया कि इंसान जो है वो पैदा तो हुआ था एकदम फ्रीडम के साथ, लेकिन उसका जो फ्रीडम है ये एक नेचुरल राइट है, पर फिर भी वो हर जगह चेंज में रहता है. क्योंकि चेंज कैसे, वो बाउंडेड किससे है, लॉज से बाउंडेड है, स्टेट से बाउंडेड है. बट जो हॉब्स ने, देखिए हॉब्स ने एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की को प्रमोट किया था. ठीक है, जब हम लोगों ने हॉब्स को पढ़ा था और उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हॉब्स ने ये सजेस्ट किया था कि ऐसा एक सवरेन होना चाहिए, थर्ड पार्टी होनी चाहिए सवरेन जो है, लेकिन उसके पास कैसा होना चाहिए, वो एब्सोल्यूट पावर हो. तो हॉब्स ने एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की को सजेस्ट किया था. लॉक ने जो है अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू उन्होंने बोला कि नहीं, एब्सोल्यूट नहीं मोनार्क होना चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए. 2 तरह की उन्होंने विल बताई थी. ठीक है, हमने आप लॉक के टाइम पे ये चीज़ पढ़ी थी. उन्होंने बोला था कि 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सिविल सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन इसीलिए होता है ताकि वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको सही से अप्लाई किया जा सके. सो गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉक उन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू ये बोला था कि गवर्नमेंट हमें फॉर्म करना है, बट वो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए. दैट गवर्नमेंट शुड फॉलो द लॉज एंड गवर्नमेंट जो है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड किया जा सकता है. और अगर गवर्नमेंट जो नेचुरल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो होते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के ये नेचुरल राइट्स को छीनने की कोशिश करे तो उसको ओवरथ्रो भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब हम लोग रूसो को समझते हैं. देखिए मैंने आपको हॉब्स और लॉक को कंपेयर करके बताया, अब हम रूसो को समझने की कोशिश करते हैं कि रूसो ने जो है अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट था या जो सवरेन था वो कैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया. तो देखिए रूसो ने एक सवरेन मतलब एक अल्टीमेट अथॉरिटी तो सजेस्ट की, बट वो एक सवरेन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने
सजेस्ट किया। अब ये सवरेन कम्युनिटी का वर्ड ही मीन्स क्या हुआ कि बहुत लोगों से मिल के अथॉरिटी होगी। तो एक तरह से जो हॉब्स ने मोनार्क को सजेस्ट किया था और लॉक ने गवर्नमेंट को मिक्स सजेस्ट किया था, तो हॉब्स और लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मिक्स करके एक सवरेन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट रूसो ने दिया। और उन्होंने बोला कि ये जो सवरेन कम्युनिटी होगी ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट होगी, पर इसका कोई फेस नहीं होगा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति या गवर्नमेंट इस तरह से नहीं होगा, बल्कि कम्युनिटी के पास ही सारी अल्टीमेट अथॉरिटी होगी और वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी। तो उन्होंने दो बातें बताई थी, दो तरह की विल बताई थी, एक एक्चुअल विल बताया था और एक रियल विल बताया था। देखिए जो रूसो का जनरल विल कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो रूसो ने बोला, देखिए रूसो का जो जनरल विल था ये बहुत ही ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था, इट इज़ द सुप्रीम विल। उन्होंने बोला कि जो जनरल विल है, देखो पहले मैं आपको पहले समझाती हूँ कि रूसो ने दो तरह की विल बताई। उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन विल होती है, विल मतलब जो इच्छा है लोगों की अपनी तरफ से, जो एक कंसेंट है, दो तरीके से देते हैं, एक एक्चुअल विल होती है और एक रियल विल होती है। एक्चुअल विल क्या डिनोट करती है, इट रिफ्लेक्ट्स द मोमेंट्री इम्पल्स एंड क्रूड सेल्फ इंटरेस्ट। जो लोगों की एक्चुअल विल होती है वो इंडिविजुअल विल जो होती है वो यही होती है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और मोमेंट्री इम्पल्स रहता है। लेकिन रियल विल क्या होती है, रियल विल वो होती है जो कि ट्रू विल को रिफ्लेक्ट करती है, बहुत ही वेल थॉट आउट और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है of the greater good of society। मीन्स रियल विल अकॉर्डिंग टू रूसो, रियल विल मतलब क्या, एक ऐसी विल, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सभी के बारे में, पूरे समाज के बारे में, समाज की भलाई के बारे में सोचे, तो वो रियल विल होती है। और एक्चुअल विल क्या होता है कि जब इंसान इंडिविजुअल सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचे तो वो एक्चुअल विल होती है। तो ह्यूमन जो बींग्स हैं वो दो तरह की विल्स देते हैं, एक तो एक्चुअल विल होती है वो ज़्यादातर तो अपने बारे में, और एक रियल विल। उन्होंने दो तरह की विल को डिस्टिंग्विश किया रूसो ने, और फिर बताया कि जो जनरल विल है, इट इज़ द रियल विल विच मैटर्स द मोस्ट एंड रिजल्ट इन जनरल विल। इन्होंने बोला कि जो ये रियल विल है यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये रियल विल इम्पॉर्टेंट है, और इसी विल जो है, इसी विल की वजह से जनरल विल बनती है, ठीक। तो इंसान दो के पास दो तरह की, इंडिविजुअल दो तरह की विल देता है, एक एक्चुअल विल, एक रियल विल। एक्चुअल विल सिर्फ अपने बारे में सोचता है, रियल विल पूरी सोसाइटी के अच्छाई भलाई के बारे में सोचता है। तो जब हर एक इंडिविजुअल एक रियल विल से मिलकर एक जनरल विल बनेगी, ठीक है। सो इवन माइनॉरिटीज़ कैन बी फोर्स टू फ्री एंड ओबे द जनरल विल। अब इन्होंने ये भी बोला कि इट इज़ जनरल विल जो है वो एक सुप्रीम विल है एंड बेसिस ऑफ ऑल लॉज, सभी लॉज का बेसिस है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल रियल विल्स। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जनरल विल क्या है, कि हर एक व्यक्ति की जो रियल विल है, एक्चुअल विल की बात नहीं कर रहे हैं, जो हर एक व्यक्ति की रियल विल है उसको जब हम लोग ऐड कर दे, सम टोटल कर दे, तो उससे बनता है जनरल विल। और यही रियल विल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इंसान समाज की पूरी भलाई के बारे में नहीं सोचेगा तो एक अच्छा स्टेट और एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण नहीं हो सकता। सो रियल विल और जनरल विल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज फॉर रूसो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब लेकिन रूसो को क्रिटिसाइज़ भी किया गया बर्ट्रांड रसेल एंड अल्फ्रेड कोबान ने, कि उन्होंने बोला कि ये टोटलिटेरिज्म को इंस्पायर करते हैं, मतलब टोटलिटेरियनिज्म फिलॉसफी को प्रमोट करते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट था पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया कि रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के थ्रू पहले तो उन्होंने एक्चुअल विल, रियल विल इसको डिस्टिंग्विश किया, फिर जनरल विल क्या होती है ये बताया, और फिर उन्होंने बताया कि इस जनरल विल का आउटकम क्या है, एक सवरन कम्युनिटी बनाना, ठीक है। तो ये पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो रूसो डजेंट प्रोवाइड फॉर एनी थर्ड पार्टी सवरेन। जैसे कि हॉब्स ने एक थर्ड पार्टी सवरेन को बताया था ना, कि एक तीसरी पार्टी होगी, सब लोग अपना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, सब लोग मतलब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे, सब लोग अपनी विल कंसेंट देंगे, हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक, और फिर वो जो थर्ड पार्टी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा। हॉब्स नहीं बताया था। देखिए जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जब तक वो हॉब्स और लॉक के लेक्चर को नहीं देखेंगे आपको ये रूसो का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार
बोल रही हूँ कि दोज हु हैव नॉट, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले लॉक और हॉब्स को पढ़ें, और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको सीक्वेंस वाइज देखिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक। सो पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या है कि रूसो जो है डजंट प्रोवाइड फॉर एनी थर्ड पार्टी सॉवरेन। इन्होंने बोला कि कोई थर्ड पार्टी सॉवरेन नहीं होगा, बल्कि उन्होंने बोला कि जो पूरी अथॉरिटी है वो किसको दे दी जाएगी, इंडिविजुअल कैपेसिटी की जगह एक कॉरपोरेट कैपेसिटी को, जिसे कौन गवर्न करेगा, लोगों। तो इनका मतलब क्या था, पॉपुलर सॉवरेनिटी का अगर आप टाइटल ही जो है उसको ही अगर आप समझने की कोशिश करें कि जो सॉवरेनिटी है, अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो किसके पास है, पॉपुलर मीन्स पीपल के पास है, सभी लोगों के पास है। तो किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी, जैसे कि हॉब्स ने एब्सोल्यूट मोनार्क को सजेस्ट किया था, बट लॉक ने लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था, बट रूसो ने बोला कि ना ही गवर्नमेंट, ना ही कोई तीसरी पार्टी, ना ही मोनार्क, ये दोनों नहीं होना चाहिए। जो सॉवरेनिटी है वो किसके पास होनी चाहिए, लोगों के पास होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सॉवरेन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ही प्रोवाइड्स फॉर नो नेचुरल राइट्स एंड नो राइट टू रिवॉल्व। और उन्होंने ये भी बोला कि व्यक्ति के पास कोई नेचुरल राइट्स नहीं है और ना ही उनके पास इस चीज़ का अधिकार है कि वो रिवॉल्यूशन कर सकें। रूसो का जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था वो एक तरीके से हॉब्स का ही कॉन्सेप्ट, जो लिवाथियन कॉन्सेप्ट था, उसी से ही मैच करता था। बस एक ये टर्म कहा जाता है कि रूसोस पॉपुलर सॉवरेनिटी इज हॉब्स लिवाथियन विद इट्स हेड चॉप्ड। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, उस इंसान का अगर सर काट दिया जाए तो वो, रूसो ने पूरी थ्योरी उनकी ऐसी थी कि उन्होंने हॉब्स को ही थ्योरी को दिया। उन्होंने देखो, हॉब्स ने भी क्या बताया था कि एक थर्ड पार्टी होगी जो कि एब्सोल्यूट मोनार्क होगी और वो पूरे रूल करेगी, और उस एब्सोल्यूट मोनार्क को पूरी पावर दे दी गई, उसके अगेंस्ट रिवॉल्व करने के लिए कोई राइट नहीं, अधिकार नहीं दिए गए, कोई नेचुरल राइट्स लोगों को नहीं मिले। तो एक तरह से रूसो ने हॉब्स के ही लिवाथियन का जो कॉन्सेप्ट था, जो यह हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, उसी को ही अपने ढंग से एक्सप्लेन क्या किया। बस उन्होंने बोला कि वो कोई मोनार्क नहीं होगा, किसी एक इंसान के पास पावर नहीं होगी, वो पावर किसके पास होगी, पीपल के पास होगी, लेकिन वो लोगों को कोई नेचुरल राइट्स नहीं होंगे और राइट टू रिवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। अब इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, इसका जो है हम लोग फीचर्स को समझते हैं। तो पहली फीचर था कि कोई मास्टर नहीं होगा, मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी। द इंस्टेंस वेयर देयर इज़ मास्टर देयर इज़ नो सॉवरेन। तो उन्होंने बोला अगर जिस वक्त हम लोग एक कोई मास्टर बना देते हैं, किसी एक को पूरी पावर दे देते हैं, तो वहाँ पे सॉवरेनिटी नहीं होती है। ठीक। तो इनके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का फीचर क्या था कि कोई मास्टर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, इनएलिएबल, हम उसको छीन नहीं सकते क्योंकि सभी के पास कलेक्टिव अथॉरिटी है, पूरी सोसाइटी के पास वो अथॉरिटी है, तो ये इनएलिएबल भी था। इनडिविजिबल, मतलब सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं कर सकते और ये सॉवरेनिटी सभी पीपल के पास इक्वली है। इनलिमिटेबल, लिमिट्स नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, एक सॉवरेन कम्युनिटी है और उसी के पास सारे अधिकार हैं। इनफॉलिबल, मतलब जो भी अधिकार है, जो सॉवरेनिटी है, जो जनरल विल को रिप्रेजेंट करती है, वो सभी रियल विल का कॉम्बिनेशन है। हर एक व्यक्ति ने जो अपने रियल विल थी उसको कंबाइन करके जनरल विल बनी है और उसी जनरल विल के बेसिस पे सॉवरेनिटी मिली है, सॉवरेन कम्युनिटी बनी है। तो ये कोई गलत नहीं हो सकता, इनफॉलिबल है। एंड नो रिप्रेजेंटेशन मीन्स व्हाट, कि जो सॉवरेनिटी है वो किसी एक इंसान के पास कोई, मतलब कोई, जैसे कि लॉक ने बोला था कि ना कि गवर्नमेंट होगी जो रिप्रेजेंट करेगी, तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ठीक। सो ये सारे 6 पॉइंट थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो के फीचर्स के, जो रूसो ने दिया था। तो रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थे उसके 6 फीचर्स हैं कि कोई मास्टर नहीं होगा, इनएलिएबल होगी, इनफॉलिबल सॉवरेनिटी होगी, इनडिविजिबल होगी, इनलिमिटेबल होगी और कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। फिर अब उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी के प्रिंसिपल को भी दिया। ठीक है। और इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी को जनरल विल से कनेक्ट भी किया। उन्होंने बोला कि जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट जो रूसो ने दिया था, उन्होंने बोला ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें क्या है कि सॉवरेनिटी अगर लोगों के पास है, सॉवरेन कम्युनिटी है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, तो लोग जो हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकेंगे डिसीजन मेकिंग में
और ना कि कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं, डिसीजन मेकिंग में वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये जो जनरल विल है ये इट इज़ लिंक टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड ही सपोर्ट्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ही हैड नो फेथ इन द रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। उन वो जो है रूसो जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते थे। वो बोलते थे कि हर एक व्यक्ति को डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना चाहिए थ्रू जनरल विल के थ्रू। सो इंग्लिश मैन व आर फ्री ओनली वंस इन अ 5 ईयर। ये भी स्टेटमेंट क्या था कि इंग्लिश मैन जो है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है हर 5 साल के लिए चुना जाता था, तो उन्होंने बोला कि एक तरह से सिर्फ 5 साल के लिए फ्री होते हैं, फिर उसके बाद एक नया रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है। तो एक तरह से ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हिज आइडल वॉज ऑलवेज द ग्रीक वे ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो हमेशा किस चीज़ से इंस्पायर्ड थे? उन्होंने बोला मतलब उनको जो ग्रीस में जिस तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी उसी से वो इंस्पायर्ड थे, तो वो भी किस चीज़ को सपोर्ट करते थे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम जनरल विल कैन बी डिसाइडेड ओनली बाय एसोसिएशन एंड नॉट बाय रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने बोला ये जो जनरल विल है, क्योंकि ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल विल, तो रियल विल का जो कॉम्बिनेशन है तो ये एसोसिएशन से डिसाइड हो पाएगा, ना कि रिप्रेजेंटेशन से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी गिवन बाय रूसो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि इनको कैसे हॉब्स क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, लॉक्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और रूसो के थ्योरी में क्या डिफरेंस था, हम पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन नेचर को अगर तीनों ने कैसे डिस्क्राइब किया ये देखो। तो सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन नेचर। तो हॉब्स ने क्या बोला कि ह्यूमन नेचर कैसा था? सेल्फिश एंड क्रूअल। अकॉर्डिंग टू हॉब्स हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ह्यूमन नेचर कैसा था। उन्होंने बताया था कि ह्यूमन नेचर बहुत ही सेल्फिश एंड क्रूअल है। और लॉक्स ने क्या बोला कि नहीं, लोग सेल्फिश नहीं है, बहुत रैशनल बीइंग है, उनके पास रीज़न और विजडम होती है। और रूसो का व्यू क्या था कि लोग बहुत ही नोबल सैवेज हैं, मतलब इनकरप्ट हैं, करप्टेबल, मतलब वो करप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल और इनोसेंट है। तो आपने देखा कि ह्यूमन नेचर के बेसिस पे तीनों का जो डिफ्रेंसिएशन कि हॉब्स ने एक पैसिमिस्टिक व्यू दिया, ठीक है, ह्यूमन नेचर का, और रूसो ने एक पॉजिटिव व्यू दिया और लॉक्स ने भी पॉजिटिव व्यू दिया, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर को, मतलब बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जब स्टेट नहीं बना था तो उससे पहले जो है कैसा स्टेट ऑफ नेचर था। हॉब्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। हॉब्स ने बोला कि जो स्टेट ऑफ नेचर था वो कैसा था कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से लड़ने के सिचुएशन में था। लेकिन लॉक्स ने स्टेट ऑफ नेचर को कैसे डिफाइन किया था कि स्टेट ऑफ पीस थी, बहुत ही पीस वाला सिचुएशन था, हर कोई एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचता था, दूसरे को असिस्ट करता था और प्रिजर्वेशन था। तो इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को भी पॉजिटिव व्यू दिया। और रूसो ने क्या बोला कि स्टेट ऑफ आइडियलिक ब्लिसफुलनेस। देखिए ये जो चार्ट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है कि आप इसको एज इट इज़ अगर माइंड में सेट कर लें, और आप जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूजीसी वाले हों चाहे वो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हों, आपने अगर ये की टर्म यूज़ कर दिए तो आपका ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखिए ह्यूमन नेचर को तीनों का ये जो डिफ्रेंसिएशन है, आप अब कंपेयर, क्योंकि हम लोगों ने तीनों थिंकर्स को पढ़ लिया, हमने हॉब्स को पढ़ लिया, लॉक्स को पढ़ लिया, रूसो को पढ़ लिया। तो तीनों थिंकर्स को पढ़ने के बाद अब इनका हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि तीनों ने कैसे अपने थ्योरीज को डिफ्रेंशिएट किया और क्या डिफरेंसेस थे। तो हमने ये देखा कि ह्यूमन नेचर के बेसिस में तीनों में क्या डिफरेंस था, स्टेट ऑफ नेचर के बेसिस में तीनों में क्या डिफरेंस था, ये भी हमने देखा। अब नेचुरल राइट्स को लेके हॉब्स और लॉक और रूसो का क्या कहना था ये देखते हैं। तो हॉब्स ने क्या बोला कि जो नेचुरल पावर्स होती हैं, लोगों के पास नेचुरल पावर्स होती हैं एक दूसरे को ऑप्रेस करने की, और वो हमेशा अपने आप को प्रिजर्व करने की, ये नेचुरल पावर है। लेकिन लॉक्स ने बोला कि नहीं, नेचुरल पावर ये नहीं कि हम एक दूसरे को ऑप्रेस करें, एक दूसरे को और अपने आप को प्रिजर्व करें, बल्कि लोगों के नेचुरल राइट्स क्या हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये लॉक्स का कॉन्सेप्ट था। बट रूसो ने क्या बोला कि नेचुरल लिबर्टी किस चीज़ की है, टू फुलफिल ऑल द नीड्स फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। मैंने आपको इसी लेक्चर में ये चीज़ समझाई भी कि रूसो ने कैसे बोला कि जब स्टेट ऑफ नेचर था तो उस टाइम पे हर एक इंसान के पास ये फ्रीडम थी कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को नेचर से फुलफिल करे, क्योंकि नेचर में अबंडेंस रिसोर्सेज थी, पॉपुलेशन कम था, ठीक है। सो इसलिए तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि तीनों का नेचुरल राइट्स पे क्या व्यू था। अब फोर्थ पॉइंट देखिए
पर्पस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब तीनों ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या पर्पस बताया कि क्या रीज़न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों आना चाहिए। तो हॉब्स ने क्या बोला कि क्रिएशन ऑफ ऑल पावरफुल सवरन हु वुड कंट्रोल एवरीवन एंड प्रोटेक्ट एवरीवन। तो हॉब्स ने क्या बोला कि एक ऐसा सवरन अल्टीमेट पावरफुल सवरन होना चाहिए जिसके पास सारी अथॉरिटी है, सारी पावर है कि सभी को वो कंट्रोल कर सके और सभी को, हर एक को वो प्रोटेक्ट कर सके। लॉक्स ने क्या बोला, इन्होंने देखो सवरेन टर्म यूज़ किया कि पावरफुल एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हॉब्स ने क्या बोला था कि एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए। लेकिन लॉक्स ने क्या बोला कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, हमें एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो कि सभी के नेचुरल राइट्स, और कौन से नेचुरल राइट्स, ये मैंने आपको तीनों बताए, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। सो इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और मैन को पनिश कर सके जो कि इन नेचुरल राइट्स को ऑफेंड करे, मतलब किसी के दूसरों के नेचुरल राइट्स को छीनने की अगर कोशिश करें तो उस पर्सन को ये गवर्नमेंट क्या करेगी, पनिश करेगी। अब रूसो ने क्या पर्पस बताया कि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की क्यों ज़रूरत है। तो इन्होंने बोला, रूसो का अलग कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बोला कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एक स्कार्सिटी सिचुएशन अराइज हो रही है, तो इसलिए एक सिविल सोसाइटी का फॉर्मेशन होना चाहिए जो कि हर किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। सिक्योरिटी ऑफ व्हाट, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी अर्न्ड बाय द पीपल्स ओन लेबर। ठीक है, इंसान अपना खुद मेहनत करके जो प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाएगा उसकी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अब टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो हॉब्स ने क्या बोला कि एवरी मैन गिव्स अप हिज नेचुरल राइट्स एंड पावर। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी। तो हॉब्स ने क्या बोला था कि हर एक इंसान जो है अपनी सारी नेचुरल पावर्स को किसको दे देगा, एक थर्ड पार्टी जो कि सवरेन पार्टी होगी उस कॉमन पावर को अपनी सारी नेचुरल राइट्स दे देगा और फिर वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन हॉलॉक्स ने क्या बोला कि मैन जो हैं वो एग्री करेंगे एक दूसरे से पे कि वो अपनी कुछ नेचुरल पावर्स को दे देंगे, बट कुछ ऐसा नहीं कि सारी टोटल पावर को नहीं देंगे थर्ड पार्टी को। अपहोल्ड वन अनदर्स राइट्स एंड दे गिव अप द राइट टू जज इन देयर ओन केस। रूसो ने क्या बोला कि हर एक इंडिविजुअल अपनी सारी नेचुरल लिबर्टी को सरेंडर कर देगा, किसको, कम्युनिटी को सरेंडर करेगा। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मैंने क्योंकि सवरेन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था ना। सो रूसो ने क्या बोला कि हर एक व्यक्ति अपनी नेचुरल लिबर्टी को सरेंडर करेगा, किसको, टू द पावर ऑफ द कम्युनिटी दैट प्रोवाइड्स। जो ये कम्युनिटी क्या प्रोवाइड करेगी, सिविल लिबर्टी प्रोवाइड करेगी, लीगल इनइक्वालिटी प्रोवाइड करेगी, लीगल इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी, एंड व्हाट दे लूज एज इंडिविजुअल गेन बैक एज मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो उन्होंने बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक सिविल सोसाइटी बनेगी और वो कम्युनिटी लोगों को प्रोटेक्ट करेगी और जो चीज़ें इंसान ने खो दी हैं जैसे इनइक्वालिटी है, हाँ, वो सारी चीज़ें वापस उसको देगी। ठीक है, अब इनके हिसाब से नेचर ऑफ सवरिटी कैसा था, तो हॉब्स ने क्या बोला था कि जो सवरन पावर होगा वो एब्सोल्यूट होगा और सुप्रीम होगा। लेकिन लॉक ने क्या बोला कि जो सवरन पावर होगी वो सवरिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। गवर्नमेंट एक ट्रस्टी की तरह वर्क करेगा कम्युनिटी का। इन्होंने भी, रूसो ने भी क्या बोला था कि एब्सोल्यूट इंडिविजिबल इन एलिएबल सवरिटी होगी ऑफ द जनरल विल। जो जनरल विल बनेगी उसको एक सुप्रीम अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, इंडिविजिबल एंड इनफॉलेबल, इनएलिएबल अथॉरिटी मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने समझा दिए, बस ये अब टैबुलर फॉर्म में है ताकि आपको बहुत बेटर क्लैरिटी हो जाए। फिर अब इनकी पॉलिटिकल थ्योरी रेलिवेंट कौन थी, तो एब्सोल्यूटिज्म को ये हॉब्स जो है प्रमोट करते थे। इन्होंने राइट टू रेजिस्टेंस, लोगों को रिवॉल्ट करने का अधिकार नहीं दिया था। लॉक ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फेवर करते थे। उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट होना चाहिए लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे और लोगों के पास अधिकार है रिवोल्यूशन करने का। और इन्होंने कौन सा टर्म, रूसो ने क्या बोला था, पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बोला था कि जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के पास होगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तो रेजिस्टेंस का अधिकार भी है। सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि रूसो ने वीमेन पे क्या उनका व्यूज़ था। देखिए अभी आप जब इससे पहले वाला लेक्चर 1 जो था रूसो का इसी टॉपिक पे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रूसो ने इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में अपने डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, उसमें बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, बताया था, और उन्होंने इनइक्वालिटीज़ को 2 कैटेगरी में भी डिवाइड किया था। लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी को पे उन्होंने
उन्होंने अपना व्यूज़ तो दिए, लेकिन वीमेन के लिए जो उन्होंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन वाले व्यूज़ दिए थे। अब देखिए रूसो ने क्या बोला कि वीमेन एक सेक्सुअल बीइंग है, मीन्स व्हाट, वीमेन एंड मेन आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, मैन और वीमेन एक दूसरे के लिए बने होते हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी भी होती है, म्यूचुअल डिपेंडेंस भी होती है, बट उनके जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है वो इक्वल नहीं होती। मेन जो है वो सिर्फ औरतों पे क्यों डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो अपने डिज़ायर्स की वजह से, लेकिन वीमेन जो हैं वो मेन पे डिपेंडेंट होती हैं दो वजह से। एक तो उनके डिज़ायर भी होती है और दूसरा उनकी ज़रूरत भी होती है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें कौन पूरा करता है, मैन। सो इसीलिए मैन कुड सबसिस्ट मोर ईजिली विदाउट वीमेन। तो उन्होंने क्या बोला, रूसो ने क्या बोला, इसीलिए क्योंकि मैन तो सिर्फ अपने डिज़ायर के लिए वीमेन पे डिपेंडेंट है, अदरवाइज उसे वीमेन से ऐसा कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई और डिपेंडेंसी नहीं है। तो वीमेन जो है वो जो मेन हैं वो विदाउट वीमेन रह सकते हैं और अपने आप को रजिस्ट कर सकते हैं। ये बात इन्होंने इनकी जो बुक थी इमली, उसमें उन्होंने इमाइल उस बुक में उन्होंने ये बात बोली। तो एक तरह से मेन और वीमेन में वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। तो देखिए ये जो रूसो का व्यू है, इसके लिए ऑब्वियस सी बात है फेमिनिस्ट थिंकर इन्हें क्रिटिसाइज करेंगी। सो इनका बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्लेनेशन था इनइक्वालिटी को लेके। ही डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन मैन एंड वीमेन। जो रूसो का व्यू था वीमेन को लेके, वो बहुत ही नैरो माइंडेड उनका व्यू था, बहुत ही मटेरियलिस्टिक, क्योंकि वो एज अ वीमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे। सिर्फ उन्होंने बोला वीमेन सिर्फ एक सेक्सुअल बीइंग है, उनको सिर्फ ज़रूरतें पूरे करने के लिए मैन उन पर डिपेंडेंट होते हैं। बहुत ही सेंटर्ड था अराउंड द यूटिलिटी ऑफ वीमेन को बस एक यूटिलिटी की तरह यूज़ किया जा रहा है एज मेयर सेक्सुअल बीइंग एंड नथिंग एल्स। सो दीज आर द व्यूज़ ऑफ रूसो ऑन वीमेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये जो चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको हम जो लिस्ट ऑफ बुक्स हैं वो कौन से बुक्स हैं इसको देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो बुक थी डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, 1750 में एक ऐसे कंपटीशन हुआ था और वहीं से रूसो का जो है बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आ गया था, क्योंकि वो ऐसा कोई फिलोसफर बनना नहीं चाहते थे, बट उन्होंने जो ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उस कंपटीशन में उन्होंने अपने व्यूज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बोल्डली रखा था। तो उनके व्यूज़ जो हैं वो ऐसे डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस इस बुक में उन पब्लिश किया गया। और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था कि वो जो सिविलाइजेशन है, वो कहते थे कि जो आर्ट और साइंस का जो रिवाइवल हो रहा है, जो सिविलाइजेशन हो रही है और एनलाइटमेंट मूवमेंट हो रहा है, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था इस बुक में। तो दिस बुक इज़ रिटन बाय रूसो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इनके अदर जो डिस्कोर्सेस थे, इन्होंने एक डिस्कोर्स दिया था ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, मैंने आपको बताया था ये इनका सेकंड डिस्कोर्स था। इन्होंने इनइक्वालिटी पे भी डिटेल में बात किया था। इसमें उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ और इनइक्वालिटी का ओरिजिन कैसे हुआ इस चीज़ को डिस्क्राइब किया। फिर इमली, ये बुक इनकी 1762 थी, जिसमें कि उन्होंने वीमेन पे अपने व्यूज़ दिए और एजुकेशन पे व्यूज़ दिए। फिर इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ये बुक तो इम्पॉर्टेंट थी, जिसमें कि उन्होंने अपने जनरल विल और पॉपुलर सॉवरेनिटी जैसे कॉन्सेप्ट को दिए। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक थी, इसमें ही उन्होंने अपने जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया, पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। कन्फेशंस में उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय रूसो। अब यहाँ पे मैंने 2 चार्ट और ऐड कर रखे हैं, ठीक है। इसमें जनरल विल को थोड़ा सा और थोड़ा सा समझिए। ये मैंने चार्ट जो है ओपी गाबा से लिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया ना ह्यूमन विल, मैं जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बता रही थी रूसो की, तो उसमें ये चीज़ मैंने बताया था कि ह्यूमन विल जो है इंडिविजुअल पर्पस पे पर्टिकुलर विल होती है, और कम्युनिटी के पर्पस में, अगर पूरे कम्युनिटी के बारे में अगर सोचा जाए तो जनरल विल होती है। तो ह्यूमन विल 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, एक पर्टिकुलर विल और एक जनरल विल। और पर्टिकुलर विल में भी जब इंडिविजुअल जो है उसकी जो पर्टिकुलर अपनी खुद की जो इच्छा होती है वो भी 2 तरह की होती है, एक एक्चुअल विल होती है, एक रियल होती है। देखिए ये तो हम कम्युनिटी का, ये जो जनरल विल है ये पूरे कम्युनिटी मिलकर देती हैं, ठीक है। और जो पर्टिकुलर विल है वो 2 तरह की होती है, एक एक्चुअल विल होती है और एक रियल विल होती है। ये एक इंडिविजुअल की विल होती है, ठीक है। अब एक्चुअल विल क्या रिप्रेजेंट करती है, इट मोटिवेटेड बाय द इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट। एक्चुअल विल जो है इंसान जो है अपनी खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, ये एक स्लोअर सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है, ट्रांजिएंट होती है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। एक्चुअल विल ऑब्वियस सी बात है हर एक इंसान की जो अपनी इच्छा होगी, किसी को कुछ चाहिए होगा, किसी का कुछ इंटरेस्ट है, किसी को कोई रिसोर्स चाहिए होगा, किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी विल देगा। रियल विल क्या होती है, एक ऐसी विल जहाँ पे इंसान जो है
सबके बारे में सोचे, कलेक्टिव गुड के बारे में सोचे, तो अल्टीमेट, और ये एक हायर सेल्फ के बारे में होती है। देखिए, जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, तो वो कहीं ना कहीं लोअर सेल्फ हुआ। और अगर आप इन सब के बारे में सोचते हैं और पूरी सोसाइटी के बारे में सोच के कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो एक हायर सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक स्टेबल सिचुएशन होती है। और ये सभी मेंबर्स के लिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी के सारे मेंबर्स की जो रियल विल होती है वो कॉमन होती है। मान लीजिए सभी लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में पीस रहे, जस्टिस हो, तो इसीलिए जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो सबको मद्देनज़र रख के लिए बनाए जाएंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन अगर एक्चुअल विल देखें तो किसी भी सोसाइटी में, सपोज इंडियन सोसाइटी में अगर देखें, तो इंडियन सोसाइटी में जो है कास्ट सिस्टम है, तो अब ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, ठीक है, और जनरल कैटेगरी है। तो यहाँ पे हमेशा ये रहता है कि जनरल कैटेगरी कहती है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो अब हर एक इंडिविजुअल अपनी एक्चुअल विल दे रहा है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। तो ये डिफ़र करती है। लेकिन रियल विल जहाँ पे हर इंसान पूरी सोसाइटी एज अ कम्युनिटी सभी के बारे में अच्छा सोचने के बारे में सोचता है, तो जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल विल होती है, वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो आई होप ये जो सोशल जनरल विल और ये इसीलिए जो रियल विल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये रियल विल जो है वो जनरल विल को ही रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जनरल विल मीन्स व्हाट, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल विल एंड इट रिप्रेजेंट द all community members and it is in the favor of all the community members. So I hope आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। तो जनरल विल को मैंने और अच्छे से कॉन्सेप्ट किया। तो देखिए कैसे लोग पर्टिकुलर विल से जनरल विल में ट्रांजिशन लेते हैं, कैसे जनरल विल से। तो हर एक, बस सपोज बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, ये जो चार्ट है इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, उनकी अपनी एक्चुअल विल भी है और रियल विल भी है। हर एक इंडिविजुअल की दो तरह की विल होती है, एक एक्चुअल विल होती है और एक रियल विल होती है। लेकिन इंसान अपनी एक्चुअल विल को ना इम्पॉर्टेंस देके अगर रियल विल, सारी की रियल विल मिल जाए और रियल विल मिलके एक जनरल विल बन जाती है, ठीक है। सो एक्चुअल विल इम्पल्स इंडिविजुअल टू डिफरेंट डायरेक्शन। अगर एक्चुअल विल, लोग हर अपने बारे में, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचे, ठीक है। ये जो चार्ट है ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये जो चार्ट है ये कह रहा है कि अगर हर एक व्यक्ति अपनी एक्चुअल विल के बारे में सोचे, तो हर एक इंसान एक दूसरे से चितर बितर रहेगा। ये देखिए, इधर इंडिविजुअल, इधर इंडिविजुअल, इधर इंडिविजुअल, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन अगर सब लोग की रियल विल मिल जाए, तो रियल विल मिलके क्या बन जा रहा है, जनरल विल बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि सभी की रियल विल मिलके, सभी की रियल विल मिलके, हर एक इंडिविजुअल के रियल विल मिलके एक जनरल विल बन रही है, और रियल विल ही डायरेक्ट कर रही है टुवर्ड द कॉमन गुड। हर कोई एक पूरे कॉमन, सभी के लिए अच्छा सोचने के बारे में इस रियल विल के थ्रू सोच सकता है, और इसको मैनिफेस्ट किस तरह हो रही है, एज अ जनरल विल। लेकिन अगर हर एक व्यक्ति अपने एक्चुअल विल को लेके ज़्यादा फोकस रहे, तो कभी भी एक कॉमन विल नहीं हो पाएगा और सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी रहेगी। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी। मैंने इस चार्ट को बाद में ऐड किया, मुझे लगा कि और बेटर वे में समझा देना चाहिए, तो इस वजह से ये दो चार्ट को मैंने बाद में ऐड किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये रूसो के बारे में मैंने कंप्लीट 2 लेक्चर्स में समझा दिया है। अब इसके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको बेटर वे में सॉल्व भी हो जाएगा, और कुछ न्यू भी आता है तो आप उसको भी रीड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए।